नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो में आपने हमारे फिजिक्स का ऊष्मा चैप्टर यानी हीट चैप्टर के क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया था मैंने। और आज जो है वो मैं फिजिक्स का ही लाइट चैप्टर जो है, जो प्रकाश चैप्टर है, उसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो उन क्वेश्चनों का डिस्कशन आज मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और हाँ दोस्तों, उससे पहले मैं आप बोलना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक कर लें, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन दिया है अपवर्तन, विवर्तन, संचरण, या डी ऑप्शन है कोई विकल्प सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अपवर्तन। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? अपवर्तन, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो पहला ऑप्शन है विवर्तन, दूसरा है ध्रुवीकरण, सी ऑप्शन है अपवर्तन, और डी ऑप्शन है व्यक्तीकरण। तो दोस्तों इसमें जो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ध्रुवीकरण। ठीक है, ध्रुवीकरण से ही मतलब वो जो है यह निर्णय लेने में सहायक होती है, ध्रुवीकरण से ही मतलब निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, देहली आवृत्ति कैसी आवृत्ति है? पहला ऑप्शन है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा घटती है, बी ऑप्शन है जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता, और सी ऑप्शन है जिसके नीचे प्रकाश धारा स्थिर होती है, डी ऑप्शन है जिसके नीचे वोल्टता के साथ साथ प्रकाश धारा बढ़ती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि देहली आवृत्ति जो है वो जिसके नीचे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संभव नहीं होता वैसी आवृत्ति है। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट, क्योंकि दोस्तों आज पूरा का पूरा लाइट चैप्टर के जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे मैं आज आपको आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? ए प्रकाशीय ऊर्जा का, बी विद्युत ऊर्जा का, सी ऊष्मीय ऊर्जा का, या डी यांत्रिक ऊर्जा का। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्युत ऊर्जा का हमारा उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो पहला ऑप्शन है श्वेत, दूसरा है लाल, सी में है बैंगनी, और डी में है हरा। तो दोस्तों इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंगनी। जो बैंगनी जो है वो सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ए ऑप्शन है पदार्थ की चमक पर, बी है फोटोग्राफर के कौशल पर, सी है पदार्थ की निकटता पर, और डी है पदार्थ के आकार पर। तो दोस्तों इसका जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा
ए ऑप्शन यानी कि पदार्थ के चमक पर, ठीक है, पदार्थ के चमक पर ही निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है बैंगनी, डी ऑप्शन है नीला। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लाल रंग, ठीक है। कम उठा हुआ कौन सा नज़र पड़ता है हम लोगों को, तो लाल जो रंग होता है वो हमें कम उठा हुआ दिखाई देता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं। हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है इस वजह से, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से कम होती है इस वजह से, या ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉन में प्रकाश कणों से अधिक ऊर्जा होती है इस वजह से, या ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में अधिक शक्तिशाली लेंसों का प्रयोग किया जाता है इस वजह से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंग दैर्घ्य से कम होती है इस वजह से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन देती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चाक्षुष प्रदर्श एकक में प्राथमिक रंग होते हैं कौन कौन से। तो प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं चाक्षुष प्रदर्श में, तो उसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया लाल पीला नीला, बी में है लाल हरा नीला, सी ऑप्शन है लाल सफ़ेद पीला, या फिर डी ऑप्शन है लाल हरा और पीला। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाल हरा और नीला, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में नीले तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, मतलब नीले और हरे रंग को जब मिला दिया जाए तो कौन सा रंग यहाँ पे आपको नया तैयार होकर बनेगा। पहला है सियान, दूसरा है भूरा, तीसरा काला और डी ऑप्शन है बैंगनी। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सियान, ये हमारा नया रंग मिलकर प्राप्त होगा नीले और हरे रंग को मिला करके। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूमेन एकक है, मतलब ल्यूमेन एकक क्या है, यही है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन नंबर बी है ज्योति तीव्रता का, सी ऑप्शन है प्रदीप्ति घनत्व का और डी ऑप्शन है चमक का। तो दोस्तों इसमें हमारा जो सही जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का, मतलब ए नंबर जो हमारा आंसर हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है दोस्तों। तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो हमारा होता है 7 रंगों का, ठीक है। कितने रंगों का होता है, 7 रंगों का होता है श्वेत प्रकाश, ठीक है। चलिए अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। अगला नंबर कह रहा है परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है। तो पहला नंबर है सोडियम, बी है सीजियम, सी मैग्नीशियम और डी है एल्युमिनियम।
तो दोस्तों इसका जो आपको राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सीजियम। ठीक है, यानी सीजियम जो होता है वो परमाणु घड़ी में से किसके संक्रमण से आधारित होता है, तो सीजियम पर आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है, कौन सा ऐसा लेंस है जो किरणें को एकत्रित करता है, उसे डैश लेंस कहते हैं, उसे कौन सा लेंस कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है अभिसारी, और बी ऑप्शन है अपसारी, सी है प्लानो लेंस, या डी मेनिस्कस लेंस। तो हमारा ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिसारी लेंस। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग डैश सेकंड तक बना रहता है, मतलब कितने सेकंड तक बना रहता है। पहला ऑप्शन है 1/10वां भाग, 1/10वां, बी है 1/8वां, सी ऑप्शन है 1/16वां, और डी ऑप्शन है 1/5वां दोस्तों। तो इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सी नंबर ऑप्शन, यानी कि 1/16वां, ये आपको सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, मतलब अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, बी ऑप्शन है आभासी और सीधा, सी ऑप्शन है वास्तविक और अघोरशीर्षी, डी ऑप्शन है आभासी और अघोरशीर्षी। तो दोस्तों ये इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, आभासी और सीधा। ठीक है, अवतल लेंस से हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, तो अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, अवतल लेंस जो होते हैं वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, और डी ऑप्शन है लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल है किसी वस्तु पर आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा दर्पण या लेंस। तो पहला है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण, और डी ऑप्शन है अवतल लेंस। तो किसे प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कोई बता सकते हैं। तो ये है हमारा जवाब सी, इसका जवाब होगा सी ऑप्शन अवतल दर्पण। दोस्तों आप लोग भी अपना जो भी जवाब होगा वो अपना कमेंट में हमें करके प्लीज़ दे देंगे। ठीक है, ताकि आपको भी इसका प्रैक्टिस होता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है। तो पहला है अवतल, बी ऑप्शन है उत्तल, सी है समतल, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो क्या कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए। तो पहला है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस, और डी ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी,
उत्तल दर्पण जो होती है वो सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगी जो उसके सामने रखी जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आभासी प्रतिबिंब, बी है वास्तविक प्रतिबिंब, सी उल्टा प्रतिबिंब और डी है सीधा प्रतिबिंब। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो आपको इसमें देखिए, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें दो चीज़ें दी हुई हैं, दो ऑप्शन इसमें जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। देखिए, कहने का मतलब है अवतल दर्पण द्वारा जो पर्दे पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा प्रतिबिंब भी होता है, वास्तविक भी होता है और वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आपको आंसर होगा वो ये दोनों हो जाएंगे, बी और सी दोनों हो जाएंगे, यानी वास्तविक भी बनता है और उल्टा भी बनता है दोस्तों, और इसके साथ साथ वस्तु से बड़ा भी बनता है। ठीक है, और चलिए अगले नंबर पे चलते हैं हम लोग। अगला नंबर कह रहा है, सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है, मतलब किस चीज़ में होता है। तो पहला है सौर चूल्हा, दूसरा है नेत्र अंतर्दर्शी, सी ऑप्शन है अग्रदीप का प्रतिक्षेपक, डी ऑप्शन है पश्चदर्शी दर्पण। तो इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चदर्शी दर्पण। ठीक है, चलिए अगला सवाल। दोस्तों अभी बहुत लंबा जाना है क्योंकि लाइट बहुत ही हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। चलिए, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है, आवर्धक जो लेंस होता है वास्तव में क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए समतल अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है या बेलनाकार लेंस होता है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उत्तल लेंस, यानी ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है वह गर्म हो जाए इस वजह से, ऑप्शन बी है उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी है उपयुक्त वेग के इलेक्ट्रॉन उससे टकराएं, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। मतलब स्ट्रीट लाइट जो आप लोग देखते होंगे रोड के किनारे, उसमें कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है सोडियम, बी ऑप्शन है नियॉन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो दोस्तों जल्दी से फटाक से हम मुझे कमेंट करिए इसका जवाब क्या होगा। जी हाँ बिल्कुल, इसका जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी नियॉन, नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल है, मतलब सशक्त बल कौन सा है। तो पहला है वैद्युत बल, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, सी ऑप्शन है नाभिकीय बल और डी ऑप्शन है चुंबकीय बल। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, प्रकृति में सबसे सशक्त जो बल होता है वो होता है नाभिकीय बल। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है, कब शुरू की जाती है और किसके द्वारा की जाती है। तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के द्वारा, बी ऊष्मा द्वारा, सी ऑक्सीजन द्वारा
और डी ऑप्शन है उत्प्रेरक द्वारा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा प्रकाश के द्वारा। ठीक है, मतलब प्रकाश के द्वारा प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल कह रहा है परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पहला ऑप्शन है अपवर्तन, बी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है विवर्तन और डी ऑप्शन है परावर्तन। तो दोस्तों परिदर्शी जो है, परिदर्शी यानी पेरिस्कोप जो है वो हमारा काम करता है परावर्तन पे। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी परावर्तन पे वो काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है, यही पूछ रहा है क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है, बी ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, या दोनों कण सदैव असमान होते हैं, मतलब बराबर नहीं होते हैं। तो क्या होगा इसका सही जवाब दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाक से। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन है अपवर्तन पर, बी ऑप्शन है प्रकीर्णन पे, सी ऑप्शन है व्यक्तीकरण पे और डी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये काम करता है किस पे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाशीय फाइबर का जो सिद्धांत है वो काम करता है किस पे, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे कर देने। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा सैमुअल कोहेन ने, दूसरा है नरेंद्र कपानी, सी है पर्सी एल स्पेंसर, डी ऑप्शन है टी एच मैमाह ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नरेंद्र कपानी ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल कह रहा है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन पे, दूसरा है पूर्ण आंतरिक अवशोषण पे, सी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे और डी ऑप्शन है घूर्णन घूर्णन पे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर जो है वो फाइबर ऑप्टिक्स का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। दोस्तों मैं जितने भी सवाल करवा रहा हूँ वो सारे के सारे देख सकते हैं आप कि ये सारे के सारे पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और सारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। प्रकाशिक तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। पहला नंबर ऑप्शन है बुनाई के लिए, बी नंबर है वाद्य यंत्र के लिए, सी ऑप्शन है आँख की शल्य क्रिया के लिए और डी ऑप्शन है संचार सेवा के लिए। तो दोस्तों प्रकाशिक तंतु का जो प्रयोग है वो किया जाता है संचार सेवा के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नालिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला बल्ब होता है जो आमाशय के मुंह द्वारा निविष्ट की जाती है। इससे क्या अंतर्दृष्ट है। तो पहला है ऑप्शन छोटा धारा वहन तार, दूसरा ऑप्शन है संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है, सी ऑप्शन है प्रकाशिक फाइबर यानी रेशा
डी ऑप्शन है संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाशिक फाइबर यानी कि रेशा होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल बढ़ते हैं, फटाक से फटाफट एकदम करना है दोस्तों। चलिए, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश ए, ऑप्शन नंबर ए है, कांच से होकर पानी में जाता है, बी पानी से होकर कांच में जाता है, सी नंबर ऑप्शन पानी से होकर वायु में जाता है, और डी है कांच से होकर वायु में जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी से होकर जब कांच में जाता है तो उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, पहला श्वेत, बी गहरा नीला, सी हल्का नीला, या डी काला। तो दोस्तों आप भी इसका जवाब जानते होंगे, हम भी जानते हैं अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा, तो डी काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों क्या होगा इसका जवाब, इसका जवाब बिल्कुल बिल्कुल सही, यानी कि सी होगा, काला दिखाई देगा। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला चीज क्या है भाई, अगला चीज है आकाश किस कारण से नीला होता है। तो पहला है ऑप्शन सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य के प्रकिरण से, और डी ऑप्शन है वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घतर तरंगदैर्घ्य के परिकरण से। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य के परिकरण के कारण आकाश नीला होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल चलते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। तो पहला ऑप्शन है व्यक्तीकरण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है अपवर्तन, और डी ऑप्शन है परिकिरणन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकीर्णन। ठीक है, अगला नंबर सवाल, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। पहला ऑप्शन है अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, बी ऑप्शन है परिकर्णन और अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है विवर्तन और अपवर्तन के कारण, डी ऑप्शन है अपवर्तन और परावर्तन के कारण। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी अपवर्तन और परावर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल है इंद्रधनुष की रचना किससे होती है। पहला ऑप्शन है जल की बूंदों में से सूर्य के प्रकाश के विसरण से, बी ऑप्शन है जल की बूंदों के आयनन से, सी ऑप्शन है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से, डी ऑप्शन है जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अवशोषण से। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जल की बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन से इंद्रधनुष की रचना होती है। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही होगा। अगला नंबर सवाल हमारा है, चलिए चलते हैं। अगला नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है भाई,
अगला नंबर हमारा सवाल है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, चलिए पहला ऑप्शन है वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन हो जाता है, होने पर विकिरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सी, हमारा जो ऑप्शन इसमें हो जाएगा 42 नंबर में हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी कि वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर विकिरण हो जाता है। ठीक है, यानी कि सी नंबर जो होगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है इंद्रधनुष में होता है, और इसमें बोल रहे हैं कि गलत कथन का चयन करें, जो सही है उसे नहीं, जो गलत है उसका चयन करें। दोस्तों ब्रैकेट में दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैंगनी प्रकाश। ठीक है, अगला है ऑप्शन पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव। सी ऑप्शन है आकाश की ओर इसके सबसे बाएं रंग के रूप में लाल प्रकाश। और डी ऑप्शन है पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे बाह्य रंग के रूप में इसका सबसे बाह्य ओर कौन सा रंग होता है, तो लाल रंग होता है, और सबसे अंदर की तरफ कौन सा होता है, तो बैंगनी होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा हमारा वो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बिल्कुल अंदर के रंग में लाल रंग नहीं होता है। ये कहाँ होता है, तो बाह्य रंग के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन है संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है पैरा बैंगनी क्षेत्र, दूसरा है सूक्ष्म तरंग क्षेत्र, तीसरा है दृश्य क्षेत्र, और चौथा है अवरक्त क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दृश्य क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण। तो पहला ऑप्शन है पार्थिव दूरदर्शक, दूसरा ऑप्शन है खगोलीय दूरदर्शक, सी है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और डी ऑप्शन है आवर्धक लेंस। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पार्थिव दूरदर्शक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कांच की सिल्ली का, दूसरा है उत्तल लेंस का, उसके बाद सी है अवतल लेंस का, और डी है प्रिज्म का। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रिज्म, यानी कि डी ऑप्शन का यूज होता है, यानी प्रिज्म का यूज होता है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल, प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पहला है सूक्ष्मदर्शी, दूसरा है दूरबीन, सी ऑप्शन है स्पेक्ट्रोमीटर, डी ऑप्शन है फोटोमीटर। तो दोस्तों प्रकाश की परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए दोस्तों किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो पड़ती है हमारी ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यही वो उपकरण है जिसका प्रयोग किया जाता है प्रकाश की परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए। अगला नंबर है तरंग लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। पहला है अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन,
सी है परावर्तन, डी है व्यक्तीकरण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अपवर्तन। ठीक है, अगला नंबर सवाल चलते हैं। अगला नंबर क्या कह रहा है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? तो पहला है प्रकाश की ऋजु रेखा संचरण। दूसरा है परावर्तन, सी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डी ऑप्शन है अपवर्तन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अपवर्तन की वजह से पानी की टंकी के ऊपर से अगर हम देखते हैं तो पानी हमें कम गहरा दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट की सही व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है यह पृथ्वी की लंबी तरंगों के रूप में ताप विकिरण है। बी, यह एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में ताप हस्तांतरण है। सी ऑप्शन है यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। और डी ऑप्शन है यह ताप की वह मात्रा है जो पृथ्वी सूर्य से ग्रहण करती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी यह आगत विकिरण तथा निर्गत विकिरण का संतुलन है। चलिए अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल कह रहा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश के परिकिरण के कारण, सी है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और डी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश के परिकिरण के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है निम्न में क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। बी ऑप्शन है रात में तारों की टिमटिमाहट। सी है सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। और डी ऑप्शन है सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? पहला है परावर्तन के कारण, दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन कारण, सी ऑप्शन है व्यक्तीकरण कारण, और तीसरा ऑप्शन है विवर्तन कारण। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अपवर्तन की वजह से क्या होता है कि तरल से भरे हुए बीकर का जो हमें तल दिखाई देता है वो कुछ ऊपर उठाई हुआ दिखा देता है। अगला सवाल, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? चलिए पहला ऑप्शन है पाइरेक्स कांच से, दूसरा है फ्लिंट कांच से, सी ऑप्शन है साधारण कांच से, और डी ऑप्शन है कोबाल्ट कांच से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लिंट कांच से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो पहला ऑप्शन है दूरबीन, दूसरा है सिनेमा, सी ऑप्शन है परिदर्शी, और डी ऑप्शन है कैमरा। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिनेमा, यानी कि बी नंबर हमारा सिनेमा हो जाएगा इसमें सही जवाब। चलिए अगला नंबर सवाल चलते हैं। मरीचिका एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए किसका उदाहरण है भाई? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है
केवल प्रकाश के अपवर्तन का, बी ऑप्शन है केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, सी ऑप्शन है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, डी ऑप्शन है केवल प्रकाश के परिक्षेपण का। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मरीचिका एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी ऑप्शन है विवर्तन, सी है ध्रुवीकरण और डी है व्यक्तीकरण। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश का व्यक्तीकरण और डी है प्रकाश का विवर्तन। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? इसका जवाब तो दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना ही होगा। ठीक है, इसका जवाब जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है प्रकाश परावर्तन के लिए, दूसरा है प्रकाश विक्षेपण के लिए, सी ऑप्शन है प्रकाश प्रकीर्णन के लिए या डी ऑप्शन है प्रकाश परिक्षेपण के लिए। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी, हमारा प्रकाश परिकीर्णन के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था सीवी रमन जी को। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? ऑप्शन नंबर 1, 2, 4 या अनंत? तो दोस्तों इसमें हमारा जवाब हो जाएगा अनंत। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? दोस्तों इसका भी आपका जवाब जो है वो उसको आपको कमेंट में करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण और डी है परवलयीय दर्पण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परवलयीय दर्पण। ठीक है, ये हमारा सही आंसर। अगला सवाल चलते हैं। कारों के हेडलैम्प में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है परवलयिक अवतल, दूसरा है समतल, सी है गोलीय उत्तल और डी है ऑप्शन में हमारा बेलनाकार अवतल। तो दोस्तों इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हमारा जस्ट हमने अभी पढ़ा है परवलयिक अवतल। ठीक है, अगला सवाल। वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य दर्पण होता है, पहला साधारण, दूसरा अवतल, सी उत्तल या डी प्रतिलोमित। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, वाहन चालन हेतु पश्च दृश्य जो हम लोग देखते हैं पीछे की तरफ वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है वाहन पीछे से आने वाली वस्तु को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो चलिए कौन सा? तो पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, सी है उत्तल दर्पण और डी है अवतल दर्पण। तो दोस्तों क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब क्या होगा जल्दी बताइए। 64 नंबर का जो जवाब होगा वो बिल्कुल अभी इससे पहले ही वाले क्वेश्चन में हमने देखा था उत्तल दर्पण। ठीक है,
अगला सवाल, अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? दर्पण विशेष के सामने खड़े होने पर मनुष्य को अपना सिर और शरीर वास्तविक आकार से छोटा दिखाई देता है, जबकि टांगे वास्तविक आकार की दिखाई देती है। दर्पण के अंशों की शेप कैसी है? पहला ऑप्शन है अवतल एवं समतल, दूसरा है अवतल एवं उत्तल, सी ऑप्शन है उत्तल एवं समतल, और डी ऑप्शन है समतल एवं उत्तल। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तल एवं समतल। ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, यानी उत्तल एवं समतल, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है, प्रकाश का वेग क्या होता है? ठीक है, यानी प्रकाश का जो लाइट का जो क्या कहते हैं उसका स्पीड क्या होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन है 3 × 8⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड। सी ऑप्शन है 3 × 10⁸ मील प्रति सेकेंड, और डी ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना है, परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है x, बी है 2x, सी है ऑप्शन हमारा दिया हुआ x/4, और डी ऑप्शन है x/2। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, यानी कि x। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में क्या लगे होते हैं? कौन से मतलब लेंस लगे हुए होते हैं? तो पहला ऑप्शन है द्विफोकसी लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है अवतल लेंस, और डी ऑप्शन है पोलराइज्ड। ठीक है, तो कौन से लेंस लगे हुए होते हैं ये बताना है आपको। तो उसमें कोई लेंस नहीं लगते, उसमें पोलराइज्ड जो होते हैं वो लगे हुए रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? पहला ऑप्शन है विवर्तन की वजह से, दूसरा है परिक्षेपण की वजह से, सी ऑप्शन है ध्रुवण के कारण, और डी ऑप्शन है परावर्तन की वजह से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ध्रुवण के कारण समुद्र की सीपी जो है वो सुनहरी दिखाई देती है। अगला नंबर सवाल, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है कोड इकनाल में, बी ऑप्शन है ऊटी में, सी है क्वालूर में, और डी है नैनीताल में। तो इसका जवाब जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्वालूर में। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? पहला है विवर्तन के कारण, दूसरा है ध्रुवण के कारण, सी ऑप्शन है व्यक्तीकरण की वजह से, या डी ऑप्शन है परावर्तन के कारण। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा
करण की वजह से, यानी कि व्यतिकरण की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है, बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको, देखिए इसमें हो जाएगा आपको व्यतिकरण की घटना बरसात के दिन में जल पर जो छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, इसका जो जवाब है वो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसका मैं जवाब मैं आपको खुद दे रहा हूँ। ये ऑप्शन नंबर ए है परिक्षेपण, अपवर्तन, सी है ध्रुवण और डी है परिकीर्णन। तो इसका जो सही जो जवाब हो जाए वो व्यतिकरण की घटना के कारण ये होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, इसे आप एक बार देख लेंगे। अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस प्रकाशिक घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं और आकर्षक होते हैं? तो पहला ऑप्शन है उच्चतम अपवर्तन की वजह से, बी है बहुलित आंतरिक परावर्तन की वजह से, सी है बहुलित पृष्ठ परावर्तन की वजह से, डी है 100% संचरण की वजह से। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बहुलित आंतरिक परावर्तन की वजह से। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल चलते हैं। प्रकाश तरंगे हैं, पहला नंबर ऑप्शन वैद्युत तरंगे हैं, दूसरा चुंबकीय तरंगे हैं, सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और डी ऑप्शन है स्थिर वैद्युत तरंगे हैं। तो दोस्तों प्रकाश तरंगे जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। पहला रासायनिक ऊर्जा का विकिरणीय ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, सी सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, या फिर डी ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा का सौर ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। कोई व्यक्ति सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी यंत्रों में अंतर क्या देखकर जान सकता है? पहला नंबर ऑप्शन है लंबाई, बी रंग, सी लेंस का आकार और डी लेंस की लंबाई और आकार दोनों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि लेंस की लंबाई और आकार दोनों। ठीक है, अगला नंबर सवाल, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? पहला है परावर्तन से, बी ऑप्शन है अपवर्तन से, सी है व्यतिकरण से या डी है प्रदीप्ति से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रदीप्ति से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल चलते हैं। अगला नंबर सवाल है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? दोस्तों इसका जवाब भी आपको जरूर कमेंट में करना ही पड़ेगा। ठीक है, करिए इसका जवाब जल्दी फटाक से। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है 5.5 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 6.8 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 8.3 मिनट और डी ऑप्शन है 9.5 मिनट। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए टोटल 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं, यानी कि अगर कुल सेकंड की बात की जाए यानी कि 500 सेकंड लगते हैं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा ऑप्शन जो हमारा मिल रहा है वो है 8.3 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय पहुंचता है दोस्तों? तो इसका जवाब आपको बिल्कुल पता ही होगा, अभी तुरंत हमने बात किया, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 8 मिनट में। ठीक है, चलिए अगले फटाक से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्णधता का दोष किस लेंस के प्रयोग द्वारा दूर किया जा सकता है? पहला अवतल लेंस के द्वारा, बी है उत्तल लेंस के द्वारा, सी है सिलेंडरी लेंस के द्वारा, या डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यानी कि वर्णधता का दोष जो है वो इन जो भी लेंस यहाँ पे दिए हैं उनमें से किसी के द्वारा भी दूर नहीं किया जा सकता है। चलिए अगला सवाल। डेल्टोनिज्म एक प्रकार की वर्णधता है जिसमें उसमें रोगी कौन सा रंग नहीं देख पाता? तो पहला ऑप्शन है हरा रंग, दूसरा ऑप्शन है लाल रंग, सी ऑप्शन है नीला रंग, और डी है उक्त सभी रंग। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उक्त सभी रंग, यानी कि हरा, नीला और लाल तीनों के तीनों रंग उसे नहीं दिखाई पड़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल है, हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है क्लोरोफ्लुओरा कार्बन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लुओरा कार्बन। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर सवाल। बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। पहला ऑप्शन रेडियो तरंगों का परावर्तन करके रेडियो संचार संभव बनाने में, बी ऑप्शन वायुमंडल का तापमान नियमित करने में, सी है अंतरिक्ष किरण कणों का अवशोषण करने में, और डी ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। दोस्तों तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन लेयर हमारा क्या काम करता है, तो जितनी भी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती है उसका अवशोषण करने में काम आती है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो पराबैंगनी की विकिरण है उसमें हमारा ये काम करता है। ठीक है, अगला नंबर सवाल। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? अभी तुरंत हमने ये सवाल किया है दोस्तों, इसका जो सही जवाब इसमें भी बिल्कुल वही होगा, बिल्कुल पराबैंगनी विकिरण से होता है। ठीक है, उससे हमारी रक्षा करता है। चलिए अगला सवाल। सूर्य के विकिरण पर पराबैंगनी प्रकाश किसकी परत के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं पहुंच पाता? तो दोस्तों अभी जस्ट हमने इसके बारे में बात किया था, यानी कि ओजोन जो है वो हमारी रक्षा किससे करता है? तो पराबैंगनी किरणों के कारण। तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल। किसी स्थिति में दूर की चीजें फोकस से हटकर दिखाई देती हैं। तो पहला ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि दोष के कारण, दूसरा है दूरदृष्टि दोष, सी है दृष्टि दोषम्य के कारण, या निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देता है? पहला है विकृति, दूसरा ऑप्शन है निकट दृष्टि, सी है अबिंदुकता, और डी ऑप्शन है दीर्घ दृष्टि। तो दोस्तों इसका जो आपको सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
अबिंदुकता। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल चलते हैं। अगला नंबर सवाल है, दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। पहला ऑप्शन 25 सेंटीमीटर से अधिक, दूसरा 50 सेंटीमीटर से अधिक, सी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर से कम, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 25 सेंटीमीटर से अधिक। चलिए अगला सवाल, जूम लेंस क्या होता है। दोस्तों जूम लेंस क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन, यह एक नियत फोकस दूरी वाला लेंस होता है। दूसरा है, यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ऑप्शन नंबर सी, सी क्या कह रहा है, यह लेंस रेडियो टेलीस्कोपों में प्रयोग किया जाता है। या फिर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, डायोप्टर किसकी इकाई है। डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है। पहला ऑप्शन है लेंस की क्षमता की, बी ऑप्शन है लेंस की फोकल दूरी की, सी ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता की, और डी ऑप्शन है ध्वनि की तीव्रता की। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेंस की क्षमता की। ठीक है, डायोप्टर जो होती है वो लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं, बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है। ठीक है, तो पहला है तरंग दैर्घ्य की, दूसरा है ज्योति तीव्रता की, सी है लेंस की शक्ति की, और डी ऑप्शन है चुंबकीय शक्ति की। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लेंस की शक्ति की। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला पड़ाव पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या न्यूनतम वेग से कांच में संचलन करता है। पहला ऑप्शन हरित प्रकाश, दूसरा ऑप्शन लाल प्रकाश, सी ऑप्शन है बैंगनी प्रकाश, और डी ऑप्शन है पीत प्रकाश। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैंगनी प्रकाश। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम टेलीस्कोप के माध्यम से रात्रि में आसमान देखा। दोस्तों इसका जवाब तो आपको बिल्कुल देना होगा। टेलीस्कोप का आविष्कार जिसने किया होगा उसी ने तो पहली बार देखा होगा ना। तो दोस्तों टेलीस्कोप का उसका आविष्कार हम जानते हैं कि हमारा किसने किया है, तो वो किया है गैलीलियो ने। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वे मंद मंदाकिनियों का पता लगा लेते हैं जो प्रकाशीय दूरबीन नहीं कर पाते। दूसरा ऑप्शन है वे मेगाच्छिद्र परिस्थिति में भी काम कर सकते हैं, और सी ऑप्शन है वे दिन और रात के दौरान काम कर सकते हैं, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि प्रकाशीय दूरबीन की अपेक्षा जो है रेडियो दूरबीन अच्छे होते हैं क्योंकि ये जितने भी तीन काम है वो तीनों के तीनों रेडियो दूरबीन अच्छे से कर पाते हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है। पहला इरेजर, दूसरा ग्रेजर, सी ऑप्शन है मेसर, और डी है लेसर। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेसर। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल, प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है। पहला ऑप्शन है कांच से जल में,
दूसरा है जल से कांच में, सी है वायु से जल में, और डी है वायु से कांच में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कांच से जल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल चलते हैं। शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है ऊष्मारोधी सामग्रियां, बी ऑप्शन है आने वाली सौर विकिरण, ठीक है। अगला नंबर ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन है अविलेय सामग्रियां, और डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आने वाली सौर विकिरण। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर सवाल चलते हैं दोस्तों, फटाफट करना है, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं बस। अगला सवाल है तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन है प्रकाश का परिक्षेपण, बी ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, सी ऑप्शन है वायुमंडलीय परावर्तन, और डी ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारों टिमटिमाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल। अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियां अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती हैं? ठीक है, तो ये होती हैं आपको किस क्रम में? तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा, अवरोही क्रम यानी उल्टे क्रम। आरोही हो गया सीधा क्रम और अवरोही हो गया आपको उल्टा क्रम। तो पहले आ जाएगा आपको गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा, यानी पीछे की ओर से चलेंगे। तो चलिए अगला नंबर सवाल। अगला नंबर सवाल है अधिकतम जैविक क्षति किससे होती है? पहला ऑप्शन है एक्स किरणें से यानी एक्सरे से, बी ऑप्शन है गामा किरणें से, सी ऑप्शन है बीटा किरणें से, और डी ऑप्शन है अल्फा किरणें से। तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नहीं, ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल बी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सही, यानी कि गामा किरणों के कारण ही जो होती है सबसे ज़्यादा जैविक क्षति होती है। ठीक है, चलिए अगले पड़ाव पे चलते हैं हम लोग, फटाक से, फटाफट करना है एकदम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? पहला है एक्स किरणें, दूसरा है अल्फा किरणें, सी ऑप्शन है गामा किरणें, और डी ऑप्शन है बीटा किरणें। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा गामा किरणें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन तय करता है? पहला द्वारक, दूसरा ऑप्शन है उद्भासन का समय, सी है लेंस की फोकस दूरी, और डी ऑप्शन है कैमरा का आकार। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वारक। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो दोस्तों इसमें जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं कौन से? पहला ऑप्शन है लाल नीला पीला, बी ऑप्शन है लाल पीला हरा, सी है लाल नीला हरा, और डी है नीला पीला और हरा। तो दोस्तों इसमें जो आपका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल नीला और हरा। पीला रंग बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। अगर आप फोटोग्राफी करते भी होंगे तो आप देखते होंगे कि उसके जब आप फोटोग्राफी करने के लिए जाइएगा देखिएगा तो उसमें आपको पीला रंग कभी भी आपको नज़र नहीं आएगा। चलिए अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल है प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? पहला ऑप्शन है
भीड़ वाले महानगरों में रात में यातायात जाम होने पर मार्गदर्शन करना और जाम हटाना। दूसरा, धार्मिक स्थानों में रात में एकत्र भीड़ का मार्गदर्शन करना और उनकी सहायता करना। सी ऑप्शन है, रात में आने वाले युद्धपोतों को बंदरगाह का स्थान बताना। या फिर डी ऑप्शन है, समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के लिए निम्न में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। पहला, ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। बी ऑप्शन है, ऑप्टिकल टेक्स्ट रिकॉग्निशन। सी है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और डी ऑप्शन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें जो हमारा सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडिंग एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, हमारा ये आखिरी सवाल है। चलिए, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए ऑप्शन नंबर ए, पतली परतें प्रयुक्त की जाती हैं। दूसरा ऑप्शन है, फिल्टर प्रयुक्त की जाती हैं। सी ऑप्शन है, पोलराइड प्रयुक्त की जाते हैं। या डी, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किए जाते हैं। तो मोटर कारों में दोस्तों जो हेडलाइट की जो चौंध होती है, जो सामने से जो उसकी चमक होती जो आती है, उसको हटाने के लिए दोस्तों क्या प्रयोग किया जाता है, तो पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना ही। और दोस्तों बताता हूँ मैं कि आज आपका जो ये चैप्टर है आपको लाइट का यानी कि प्रकाश का, उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे दोस्तों वो मैंने सारे के सारे करा दिए। इससे बाहर का आपको दोस्तों कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी है जो यही है। इसके अलावा दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दें, उससे आपका कुछ भी आपका जाएगा नहीं। ठीक है, उल्टा हमें प्रोत्साहन मिलेगा, इससे भी और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जहाँ आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों उसके जस्ट नीचे में लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब का, उसे आप लोग दबा दें और बगल में वहीं पे घंटा होगा उसे बजा दें, ताकि जितने भी हमारे वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। इसके अलावा और क्या बोलूँ। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।